हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। देर से ही सही लेकिन कुछ बनना ज़रूर, क्योंकि वक्त आने पर लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब हम विदेशों से वस्तुएं प्राप्त करते हैं या वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं, उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। अपने देश की सीमा से बाहर वस्तुओं को खरीदना या बेचना विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान करना विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आदान प्रदान करना विदेशी व्यापार कहलाता है। एक देश की सीमा से बाहर वस्तुओं का आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। तो यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है आयात व्यापार, एक होता है निर्यात व्यापार और एक होता है पुनः निर्यात व्यापार। यह तीन प्रकार का होता है। पहला है आयात व्यापार। जब हम विदेशों से वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे आयात व्यापार कहा जाता है। विदेशों से खरीदी हुई वस्तुएं अपने देश में विदेशों से खरीदी हुई जो वस्तुएं आती है उसे आयात व्यापार कहते हैं। अगर हम विदेशों में वस्तुएं बेचते हैं तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। दूसरा है निर्यात व्यापार। विदेशों में जो हम वस्तुएं बेचते हैं उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। और तीसरा जो है वो है पुनः निर्यात व्यापार। किसी देश के द्वारा उस उद्देश्य से वस्तुओं का परचेज करना ताकि हम उन वस्तुओं को दोबारा अन्य देश को बेच सकें। जैसे हम किसी अन्य देश से वस्तुओं का आयात करते हैं, यानी कि कच्चा माल को खरीदते हैं। अन्य देशों से कच्चे माल को खरीदकर उससे हमें तैयार करते हैं और उस माल को हम विदेशों में बेचते हैं, तो इसे पुनः निर्यात व्यापार कहा जाता है। तो विदेशी व्यापार तीन प्रकार का होता है। पहला है आयात व्यापार, विदेशों से वस्तुएं खरीदना, आयात व्यापार, बेचना, निर्यात व्यापार, और पुनः बेचने के उद्देश्य से वस्तुओं का खरीदना पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान, मुद्रा के रूप में वस्तुओं का आदान प्रदान, जो वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है वह मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। यह तीन प्रकार का होता है: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। अब है विदेशी व्यापार के लाभ। जब हम विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं? क्यों हम विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं? तो विदेशी व्यापार के लाभ। जब हम विदेशों से वस्तुओं का व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आयात करते हैं, वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है। इसीलिए हम वस्तुओं का आयात करते हैं और वस्तुओं का
निर्यात करते हैं। तो ये है विदेशी व्यापार के लाभ। सबसे पहले है विदेशी मुद्रा का स्रोत। विदेशी मुद्रा का स्रोत। विदेशी व्यापार करने से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगर हम विदेशों में वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर जब हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता जाता है, जिससे कि देश जो है वह विकासशील देश से तरक्की करने लगता है। तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करने के लिए विदेशी व्यापार किया जाता है। अगर हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो उसके लिए हमें विदेशी व्यापार करना पड़ता है, वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता है। जैसे 1991 में जब आर्थिक सुधार किए गए थे उस समय हमारे पास सिर्फ 7 दिनों के लिए विदेशी मुद्रा थी। हमारा देश जो है वो एकदम कंगाली की स्थिति पे आ गया था। उस समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में मनमोहन सिंह ने जब कहा था, उसी के आधार पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यदि हमें अपने देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है तो हमें विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। देश के अंदर एफडीआई की स्थापना करनी पड़ेगी, यानी कि जब विदेशी व्यक्ति आकर अपने देश में उद्योगों की, कंपनियों की स्थापना करेगा उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। और 1991 के बाद जो है हमारी विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह लगातार बढ़ रहा है। 1991 के बाद हमारा देशी मुद्रा भंडार जो है वह उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और अब हमारा देश जो है वो टॉप 10 देशों के अंतर्गत आने लग गया है। अब हमें मतलब विदेशी मुद्रा के लिए किसी भी देश से आईएमएफ से लोन नहीं लेना पड़ता है। हमें विदेशी मुद्रा के लिए आईएमएफ से लोन नहीं लेना पड़ता है। हमारे पास इतना भंडार है विदेशी मुद्रा का कि हम जो है वह आईएमएफ को उधार दे सकते हैं। तो ये किससे संभव हुआ है? यह विदेशी व्यापार के द्वारा ही संभव हुआ है। विदेशी व्यापार से ही विदेशी मुद्राओं का जो विदेशी मुद्राएं जो होती है वह प्राप्त होती है। दूसरा है विदेशी उत्पादों की प्राप्ति। विदेशी उत्पादों की प्राप्ति। विदेशी व्यापार के द्वारा ही हमें विदेशी उत्पाद प्राप्त होते हैं। कई बार कुछ वस्तुएं जो होती है जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है तो हमें विदेशी व्यापार के द्वारा ही वह वस्तुएं विदेशों से प्राप्त होती है। अगर हमें विदेशी व्यापार नहीं करेंगे तो हमें विदेशों से किसी भी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी, जिससे कि देश जो है वह विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आएगा। देश में विकासशील स्थिति पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा कि देश के अंतर्गत किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। वो तो विदेशों से अगर हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं तो हमें देश तरक्की करता है। जैसे कि नई खोज होती है, नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वह विदेशी व्यापार के द्वारा ही संभव हो पाया है। तीसरा है संकट काल में सहायता। संकट काल में सहयोग। संकट काल में सहयोग। विदेशी व्यापार के द्वारा ही संकट काल में सहयोग की प्राप्ति होती है। जब हम विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं करेंगे तो जब हमारे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न होगी तो कोई भी देश जो है वह हमें सहयोग नहीं करेगा। कोई भी देश हमें सहयोग नहीं करेगा, लेकिन उन्हें पता है कि अगर हम इन्हें सहयोग क्यों करें, क्योंकि हमारे इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो उन्हें पता है कि अगर हम इनका सहयोग नहीं करेंगे तो भविष्य के अंदर ये हमसे वस्तुओं का आयात और निर्यात नहीं करेंगे, जिससे कि उन्हें संकट काल में हमें सहयोग, एक देश को दूसरे देश का सहयोग करना पड़ता है। तो विदेशी व्यापार के द्वारा ही संकट काल में सहयोग की प्राप्ति होती है। चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि। विदेशी व्यापार के द्वारा
व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, उसे नई खोजों के बारे में पता लगता है, जिससे कि वह उनका यूज़ करना सीखता है, जिससे उनके जीवन स्तर जो होता है, उनके जो जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो किसान का कार्य कर रहा है, अगर विदेशों में से वो नए प्रकार के बीज लाकर अपने खेतों के अंदर उपाता है, तो इससे उसकी आय में वृद्धि होती है, तो इससे उसके जीवन स्तर में भी सुधार होता है। तो विदेशी व्यापार के द्वारा ही जीवन स्तर में वृद्धि होती है। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेशी व्यापार के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय शांति जो होती है वह बनी रहती है। एक देश जो होता है वह दूसरे देश के साथ युद्ध करने की नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता है यदि हम आपस में युद्ध करेंगे तो ये देश जो है वह हमें ना तो वस्तुओं का आयात करेगा और ना ही हमें वस्तुओं का निर्यात करेगा। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति या सद्भावना में वृद्धि होती है। देशों के मध्य शांति बनी रहती है, जिससे कि जो व्यापार होता है वह सुचारू रूप से चलता रहता है। और छठा जो है वो है मूल्यों में स्थायित्व। विदेशी व्यापार के द्वारा ही मूल्यों में स्थायित्व आता है। स्थायित्व विदेशी व्यापार के द्वारा मूल्यों में स्थायित्व आता है, क्योंकि अगर मान लो सिर्फ एक देश के अंदर ही उन वस्तुओं का उत्पादन होगा और मान लो उस वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भी सिर्फ एक ही कंपनी है, तो वह जो कंपनी है वह अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का मूल्य डिसाइड करेगी। लेकिन अगर उससे रिलेटेड वस्तुएं जो है वो विदेशों से प्राप्त होगी तो वह अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए सही कीमत पर देश के अंदर वस्तुओं को उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि मूल्यों में स्थायित्व आता है। तो विदेशी व्यापार के लाभ हैं विदेशी मुद्रा का स्रोत, विदेशी उत्पादों की प्राप्ति, संकट काल में सहयोग, जीवन स्तर में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और मूल्यों में स्थायित्व। अब कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ के लाभ होते हैं तो उसकी हानियां भी होती है। उसी प्रकार विदेशी व्यापार के अगर लाभ हैं तो विदेशी व्यापार की हानियां भी होती है। तो अगला क्या है? विदेशी व्यापार की हानियां। विदेशी व्यापार की हानियां। सबसे पहले है विदेशों पर निर्भरता। विदेशों पर निर्भरता। विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। अगर हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और हमने अगर वह वस्तु विदेश से मंगवा ली तो हमें आदत हो जाएगी कि हमें जब भी उस वस्तु की आवश्यकता होगी हम अन्य देश से उस वस्तु को मंगा लेंगे। तो हम उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे और ना ही उस वस्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी करेंगे। हमारी जो है उस वस्तु से संबंधित विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। हमें जब भी उस वस्तु की आवश्यकता होगी हम विदेशों से उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। तो विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। वह कोई भी देश जो है वह मतलब खुद उत्पादन नहीं करना चाहता है। अगर उत्पादन महंगा पड़ रहा है तो वह सोचता है चलो विदेशों से मंगवा लें, तो वह उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, जिससे कि उसकी विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। दूसरा जो है वह है विलासिता में वृद्धि। विलासिता में वृद्धि। विदेशी व्यापार के द्वारा व्यक्ति की विलासिता में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए विदेशों से महंगी वस्तुओं का आयात करता है, जिससे कि विलासिता में वृद्धि होती है। जैसे अपने देश के अंदर मान लो छोटी मोटी कारों का उत्पादन हो रहा है और विदेशों के अंदर बड़ी कारें बन रही है, तो जब जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह अपनी विलासिता में वृद्धि करने के लिए विदेशों से वस्तुओं का आयात करते हैं, जिससे कि विलासिता में वृद्धि होती है। जैसे आईफोन जो हो गया, ओप्पो का फ़ोन हो गया, वीवो का फ़ोन हो गया,
ये जो है ये विदेशों के द्वारा मंगाई गई वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है, तो यह स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोग इनकी परचेज करते हैं, जिससे कि विलासिता के अंदर वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशों पर निर्भरता होती है, विलासिता में वृद्धि होती है, असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। विदेशी व्यापार के द्वारा असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार के द्वारा असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई देश है किसी अन्य देश से वस्तुओं का परचेज कर रहा है, तो दूसरा देश जो ऐसा सोचता है, वह सोचता है कि मुझसे ये वस्तु परचेज करे, और वो दूसरा देश सोचता है वह मुझसे वस्तु परचेज करे, तो इससे असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। हमें दोनों देशों से वस्तुएं परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें दोनों देशों के द्वारा अपने संबंध दोनों देशों के साथ अपने संबंध मधुर बनाने पड़ते हैं, जिससे कि असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। एक देश से मान लो हमें उससे वस्तु नहीं परचेज कर रहे हैं और दूसरे देश से वस्तु परचेज कर रहे हैं, तो इससे उनकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। तो विदेशी व्यापार के द्वारा विदेशों पर निर्भरता होती है, विलासिता में वृद्धि होती है, असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। चौथा है घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। विदेशी व्यापार से घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू उद्योग कौन से होते हैं? जो उद्योग अपने देश के जो होते हैं उन्हें उन उद्योगों को घरेलू उद्योग कहा जाता है। विदेशी व्यापार से घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई वस्तु है, अगर हम उस वस्तु का अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं तो वह वस्तु 100 रुपये की पड़ रही है, और विदेशों से जो वस्तु वो आ रही है वही वस्तु 80 रुपये में प्राप्त हो रही है, तो लोग उस विदेशों वाली वस्तुओं को खरीदेंगे, अपने देश की वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, जिससे कि जो घरेलू उद्योग जो है उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो घरेलू उद्योग जो है वह लगातार घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो घरेलू उद्योगों पर विदेशी व्यापार से घरेलू उद्योगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है संकट काल में दबाव। संकट काल में दबाव। विदेशी व्यापार के द्वारा संकट काल के अंतर मतलब देश के ऊपर दबाव बन जाता है। अगर आप मान लो हम किसी अन्य देश से वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सऊदी अरब में से मान लो हम सऊदी अरब से तेल का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जब सऊदी अरब पर संकट आएगा तो हमें उस देश की सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उस देश की सहायता नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर के अंदर वह देश जो है वह हमें मतलब किसी भी प्रकार के से तेल का पेट्रोलियम तेल जो होता है उनका आयात हमें नहीं करेगा, जिससे कि हमारे देश के अंदर उस वस्तु के लेकर संकट पैदा हो जाएगा। तो संकट काल के अंदर देश के ऊपर दबाव पड़ने लगता है कि आप हमारी सहायता करो। तो विदेशी व्यापार की हानियां हैं, विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है, व्यक्ति की विलासिता में वृद्धि होती है, असमान प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और संकट काल में दबाव पड़ता है। जब हम वस्तुओं का आयात करते हैं और वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तो उनके बीच का जो अंतर जो होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है भुगतान संतुलन। जब भुगतान संतुलन जिसे बीओपी कहते हैं, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
भुगतान संतुलन। जब हम वस्तुओं का आयात करते हैं और वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। जैसे वस्तुओं का, जैसे हमने 100 रुपये की वस्तुओं का आयात किया है और 80 रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया है, तो जो 20 रुपये जो है वह भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन जो है वह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। जब हमारे आयात भुगतान संतुलन जो है वो वस्तुओं, भुगतान संतुलन दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। आयात और निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन, और दूसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन और एक होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। जो भुगतान संतुलन जो होता है इसे विदेशी व्यापार का दर्पण कहते हैं। भुगतान संतुलन को विदेशी व्यापार का दर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार का दर्पण कहा जाता है। भुगतान संतुलन को विदेशी व्यापार का दर्पण कहा जाता है। अगर हमें किसी देश के बारे में जानना है कि उस देश ने कितना आयात किया है, कितना निर्यात किया है, तो उसके लिए, और वह देश मतलब भुगतान अनुकूल स्थिति में है उसका व्यापार या प्रतिकूल स्थिति में उस देश का व्यापार है, तो इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भुगतान संतुलन को देखा जाता है। यह जो है भुगतान संतुलन या विदेशी व्यापार का दर्पण होता है। भुगतान संतुलन का रख रखाव जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो रूल लागू होते हैं वह आईएमएफ के लागू होते हैं। भुगतान संतुलन में जो रूल्स वगैरह जो नियम होते हैं वह तो आईएमएफ के होते हैं। भुगतान संतुलन में रूल जो है वह तो आईएमएफ के होते हैं, लेकिन भुगतान संतुलन का जो रख रखाव का कार्य होता है वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो भुगतान संतुलन आयात व निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। यह विदेशी व्यापार का दर्पण होता है। भुगतान संतुलन के रख रखाव का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भुगतान संतुलन के रख रखाव का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन भुगतान संतुलन के लिए दिशा निर्देश जो है वह आईएमएफ के द्वारा जारी किए जाते हैं। भुगतान संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन और एक होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। जब किसी देश के आयात ज़्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं तो वह होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, और लेकिन जब निर्यात ज़्यादा होते हैं और आयात कम होते हैं तो वो होता है अनुकूल भुगतान संतुलन। तो अनुकूल क्या होता है? निर्यात ज़्यादा होते हैं और आयात कम होते हैं तो अनुकूल हो गया। और लेकिन जब आयात ज़्यादा होंगे और निर्यात कम होंगे, यानी कि हम विदेशों में दे तो 100 रुपये रहे हैं लेकिन हमें प्राप्त 80 रुपये हो रहे हैं, तो वह हो गया प्रतिकूल भुगतान संतुलन। हमें 20 रुपये जो है, हम 20 रुपये लॉस के अंदर है, तो वह हो गया प्रतिकूल भुगतान संतुलन। लेकिन अगर हम जैसे बेच तो 100 रुपये का रहे हैं और हम खरीद 80 रुपये के रहे हैं, तो वह होता है अनुकूल भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन और दूसरा जो होता है वह होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक जो है वह हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है वह हमेशा प्रतिकूल रहा है, सिर्फ 2 वर्षों को छोड़कर उसके अलावा हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है, भारत का भुगतान संतुलन जो है वह हमेशा प्रतिकूल रहा है। तो वह 2 देश कौन कौन से हैं? हमारे देश में आयात हमेशा ज़्यादा होते हैं
और निर्यात हमेशा कम होते हैं। तो भुगतान संतुलन हमेशा प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल होता है। लेकिन 2 वर्षों को छोड़कर निर्यात 2 वर्षों में, उन 2 वर्षों में निर्यात ज़्यादा हुए थे और आयात कम हुए थे। तो उन 2 वर्षों में भुगतान संतुलन जो है वह अनुकूल हुआ था। तो वह 2 वर्ष कौन से हैं? 1972 और 73 और 1976 77। 1972 73 और 1976 एंड 77। इसमें 104 करोड़ रुपए से हमारे देश का भुगतान संतुलन अनुकूल हुआ था और इसमें 65 करोड़ रुपए से हमारे देश का भुगतान संतुलन जो है वह अनुकूल हुआ था। इन 2 वर्षों को छोड़कर स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक हमारे देश का भुगतान संतुलन हमेशा प्रतिकूल रहा है। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक सुधारों के बाद जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है उसके अंदर उसे कम किया गया है। मान लो पहले हमें 220 रुपये का घाटा हो रहा था, घाटा अब भी हो रहा है लेकिन वह घाटा कम हो रहा है। पहले जैसे मान लो हमें 20 रुपये का घाटा हो रहा था पर अब हमें 10 रुपये का घाटा हो रहा है। यह सब जो है वह उस उदारीकरण नीति के कारण ही संभव हो पाया है। तो 2 देशों को छोड़कर, 2 सालों को छोड़कर, एक 1972-73 और एक 76-77 को छोड़कर बाकी हमेशा हमारे देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहा है और इन 2 वर्षों में हमारे देश का भुगतान संतुलन जो है वह अनुकूल रहा है। ठीक है, अब है भुगतान संतुलन में शामिल होने वाली मदें। भुगतान संतुलन में 2 प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन में 2 प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। संतुलन में 2 प्रकार की मदों को शामिल करते हैं। पहला है चालू खाता और दूसरा है पूंजी खाता। दूसरा है पूंजी खाता। भुगतान संतुलन में 2 प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। एक होता है चालू खाता और दूसरा जो होता है वह होता है पूंजी खाता। जब एक वर्ष के अंतर्गत वस्तुओं का आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, एक वर्ष की वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है तो उसे चालू खाता कहते हैं। लेकिन जो लंबे समय के लिए जो मान लो एफडीआई, एफटीआई वगैरह जो होती हैं उनके लिए जो भुगतान संतुलन काम में लिया जाता है वह पूंजी खाते वाला भुगतान संतुलन तो होता है। तो चालू खाते के अंदर दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। अब दृश्य मदें कौन सी होती है? जो वस्तुएं जो होती है वह दृश्य मदें होती है, जो सेवाएं होती है वह अदृश्य मदें होती हैं। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंदर दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। तो चालू खाते में दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। दृश्य मदें होगी वस्तुएं और अदृश्य मदें जो होती है वह होती है सेवाएं। पूंजी खाते के अंदर एफडीआई, इनको शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के अंदर इनको शामिल किया जाता है। ये तो हो गया बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। एक होता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो व्यापार संतुलन जो होता है उसके अंदर व्यापार संतुलन में सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यानी कि व्यापार संतुलन के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। लेकिन भुगतान संतुलन जो होता है इसके अंतर्गत, भुगतान संतुलन के अंतर्गत दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। तो अपने एक साइड लिख लेते हैं व्यापार संतुलन और एक साइड लिख लेंगे
भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन दोनों में डिफरेंस होता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत तो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है और व्यापार संतुलन के भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है और व्यापार संतुलन के अंतर्गत सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल करते हैं। वस्तुएं तो हो गई दृश्य और सेवाएं होगी अदृश्य, तो इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। वस्तुओं व सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, और व्यापार संतुलन के अंतर्गत इसमें सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वस्तुओं को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की अवधारणा जो होती है, भुगतान संतुलन व्यापक अवधारणा होती है, क्योंकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजी खाता आता है, चालू खाता, दृश्य मदे, अदृश्य मदे, सभी प्रकार को भुगतान संतुलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन व्यापार संतुलन जो होता है उसकी अवधारणा संकीर्ण होती है और यह भुगतान संतुलन का एक भाग होता है। तो इसकी अवधारणा व्यापक होती है। इसकी अवधारणा व्यापक होती है और इससे देश की व्यापार की स्थिति का पता लगता है। देश के विदेशी व्यापार की स्थिति का पता लगता है। देश के विदेशी व्यापार की स्थिति का पता लगता है, पता चलता है। व्यापार संतुलन जो होता है इसकी अवधारणा संकीर्ण होती है। इसकी अवधारणा संकीर्ण होती है और यह भुगतान संतुलन का एक भाग है। यह भुगतान संतुलन का एक भाग है। भुगतान संतुलन में वस्तुओं व सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों मदों को शामिल किया जाता है। लेकिन व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन की अवधारणा व्यापक होती है, लेकिन व्यापार संतुलन की अवधारणा संकीर्ण होती है। यह भुगतान संतुलन का एक भाग होता है। तो यह हो गया भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर। हमने विदेशी व्यापार के अर्थ के बारे में, उनके प्रकार, लाभ हानि, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के बारे में पढ़ा है। अब इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा को विराम देते हैं।